आइए अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। ठीक है, ये शुरू का एकदम चैप्टर है क्लास 11th का। ठीक, वैसे आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका कुछ शुरुआत से चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जो मतलब परीक्षाओं में पूछता नहीं पर आपको जानना ज़रूरी है। त्रिकोण मिति या कह लीजिए इसे इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए इसको जरा तोड़िए तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब तीन, कोण मिति मतलब होता है मापना। तो अगर इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो तीन कोणों का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? मापन। तीन कोणों का मापन। आ जाइए इसमें देखते हैं जरा ये क्या कहता है। इन दोनों में सेम चीज है कि नहीं? तो ये है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब होता है आपका थ्री, ये ग्रीक वर्ड है सब। ठीक है, गोनो मतलब एंगल होता है, गोनिया। आप लोग ये सुने होंगे कभी घर जब जोड़ाता है ना तो मिस्त्री क्या कहता है? गोनिया का यूज करो, मतलब वो पैरेलल देखने के लिए। या जो पटिया तोड़ते हैं, पहले तोड़ते थे, अब तो कृत्रिम रूप से बनी बनाई आ रही हैं, देखे होंगे। जब लेते हैं तो एक एल प्रकार का यंत्र लेते हैं, उसको भी वो लोग गोनिया बोलते हैं। वो भी क्या करता है? एंगल मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। अगर नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, कभी पटिया जो तोड़ते हैं, मतलब पटिया जहाँ आता है जिन दुकानों पे, वहाँ पे देखोगे तो छेनी हथौड़ी से वो क्या करते हैं? उनका किनारा ठीक करते हैं। तो वहाँ देखोगे तो एक एल प्रकार का ऐसा, मतलब ऐसा लिया रहता है। वो क्या करता है ना, बस चेक करता है कि जो पटिया है वो 90 डिग्री पर कट रही है कि नहीं, उसका किनारा। ठीक है, तो उसको भी वो लोग गोनिया कहता है। तो गोनिया का मतलब सीधा सीधा क्या है कि एंगल को मेजर करता है। मेट्री का मतलब मीजर, मतलब मापना। तीन कोण मापन, यानी इसका भी शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तीन कोणों का मापन। ठीक है, तो इन दोनों का जो अर्थ है क्या है? सेम। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज तो है कि जो भी पढ़ना है हमें तीन कोणों के मापन को ही केवल पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का पूर्णतः जो विस्तारित ज्ञान है सीधा यही है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ना है तीन कोणों के मापन के बारे में भी पढ़ना है। तो अब एक जेन्युइन क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? है ना भाई, कोई भी कहेगा भाई तीन कोणों का मापन अगर पढ़ना है तो कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होते हैं? तो ये आप लोग जानते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज हिंदी में त्रिभुज है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राई एंगल। ठीक है, हाँ, एक और बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। मेरे से क्लास 10 का एक बच्चा पूछा था, सर इसको त्रिभुज हम लोग बोलते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है अभी थ्री, ठीक है, एंगल मतलब यानी तीन कोण। या तो हम अगर बोलना चाहें तो हम इसको बोले त्रिकोण। हम त्रिकोण क्यों नहीं बोलते, हम त्रिभुज क्यों बोलते हैं? ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो चीज है मैं बता दे रहा हूं, ये जो त्रिभुज है ना, जब हमारे पास अंग्रेज नहीं आए थे, यानी उनसे पहले जब हमारे सभ्यता में अंग्रेजी नहीं आई थी, उससे भी पहले हम इन त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और वो लोग भी उसको पढ़ रहे थे। तो वो क्या कहते थे? उसको ट्रायंगल। और हम लोग क्या कहते थे? त्रिभुज। तो जब देखा कि इनमें समानता है तो उन लोगों ने भी, हम तो त्रिभुज बोलते थे, उन लोगों ने इसको क्या कहना शुरू कर दिया? ट्रायंगल। लेकिन अगर ऐसा न होता कि वो लोग इसको पढ़ रहे होते और हम लोग इसको न पढ़ रहे होते, तब जब अगर नाम निर्माण हुआ होता तो हम लोग शायद इसको त्रिकोण बोलते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं, इंग्लैंड में जिलेबी नहीं बनता है। ठीक है,
या नहीं बनता था, सॉरी बनता है गड़बड़ गलत वर्ड है, नहीं बनता था जब तक यहाँ वो आए थे, उससे पहले नहीं बनता था। तो ये बताओ कि वो उस चीज को क्या कहेंगे इंग्लिश में जो उनके यहाँ है ही नहीं। तो उसका नाम इंग्लिश में कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने उसको क्या कहना शुरू किया, जलेबी कहना शुरू किया। ऑप्शन नहीं है, बाद में अगर शौक पे कुछ लोग बैठे हैं बना देंगे तो अलग बात है, लेकिन रियली में जो उनके पास नहीं है, ठीक है, और हमारे पास है, तो हमारे नाम को ये वो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। अब जरा अनुमान लगाओ, जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे उस चीज को, वही जो वो लोग उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों के पास है तो अपना अपना नाम भाई, हम लोग इसको त्रिभुज बोलते थे, वो लोग इसको ट्रायंगल बोलते थे, ठीक है। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब उतना चीज जरूरी नहीं है, बस इसी तरह बता दिया। तो अब त्रिभुज की बात आ जाती है, तो हम इस ट्रायंगल में किस त्रिभुज का यूज करेंगे। वैसे त्रिभुज की परिभाषा आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का क्या अर्थ है भाई, जिसमें ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, ठीक है, त्रिभुज कहलाता है। ट्रायंगल एंगल के फॉर्म में आप परिभाषा दें जिसमें 3 कोण हो, ठीक है। हाँ, त्रिभुज का प्रकार आपको जानना है, तो त्रिभुज को देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बस समझा देता हूँ कि त्रिभुज के प्रकार के आधार क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। आई होप 10 का सिलेबस है, मैं 10 पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आईएससी के सिलेबस में है, मैं तो आईएससी के सिलेबस पे फोकस करेंगे, ठीक है। और आईएससी में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है आपको फंक्शन के फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। ये 10 वाला जो ट्रिग्नोमेट्री है वो उस तरह नहीं पढ़ना है, तो आई होप कि वो बाद में अभी समझ में आएगा। फिलहाल जो चीजें मैं कह रहा हूँ उसको बता देते हैं, ये बेसिक है क्योंकि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊं अगर आपको न आ रहा हो तो दिक्कत होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब त्रिभुज के अगर प्रकार की बात करें तो त्रिभुज को 2 आधारों पर बांटा गया, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। आप समझ ही गए हो कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो 2 आधारों पर किया गया। त्रिभुज का वर्गीकरण का आधार, तो पहला क्या था, भुजा के आधार पर, तो इसमें 3 है, क्या, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। परिभाषा आप सुनते चलिए। समबाहु यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु मतलब ऐसी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या 2 भुजा समान हो। विषम मतलब एक भी भुजा समान न हो। आई होप कि ये आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी। अब है कोण के आधार पर, ठीक है। तो पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। और त्रिभुज का एक और खास प्रॉपर्टी होता है, उन तीनों कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो। ये याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूजन मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का योग 90 डिग्री से कम हो और उनका योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री हो, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण क्या हो, समकोण हो, और बाकी 2 क्या हो, न्यून कोण होंगे, ठीक है ना, बाकी 2 न्यून कोण होंगे। उसी तरह से अधिक कोण में इसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक, समकोण मतलब 90 डिग्री, एक समकोण वाले त्रिभुज में एक कोण क्या होगा 90 डिग्री, बाकी 2 90 से कम होगा, और इसमें एक 90 से अधिक होगा और 2 बाकी 90 से कम होगा। तो आई होप ये त्रिभुज का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। हाँ,
अब बात करते हैं कि इस त्रिभुज या ट्रिग्नोमेट्री में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि केवल इसी त्रिभुज के बारे में हमें इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है, पर आपको बता दूं कि ये क्लास 10 तक सही था, ठीक है। आईएससी में एनसीईआरटी के बुक की अगर बात करें तभी ये सही माना जाएगा, पर अगर कंपटीशन की अगर बात कर लो, आईआईटी जेईई, ठीक है, आईआईटी जेईई या कोई भी पॉलिटेक्निक जो भी, तो पॉलिटेक्निक में शायद नहीं पूछता, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूछता है लेकिन उस लेवल तक नहीं पूछता, बात समझ रहा ना। तो अगर हम आईआईटी जेईई की बात करें तो ये नहीं कि केवल इसी त्रिभुज के बारे में हमें जानना है, बाकी सब त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना पड़ जाता है। आपको बिहार बोर्ड के लेवल तक इन सारे को नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी आप बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ये आपको केवल समकोण त्रिभुज तक ही अटका कर रख देगा। हाँ, अगर आप जानने की इच्छा है तो अलग बात है, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मान के चलिए कि अभी बिहार बोर्ड की बात हो रही है, तो बिहार बोर्ड में हम केवल इसकी बात करेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज को लेकर। हाँ, नहीं अगर पढ़ने की बात है तो हम पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर वाले, इस समय जो सेकेंड ईयर में है, आप अगर जानते हो तो आप उनसे बात करिए, बताएंगे वो लोग, ठीक है। तो अगर पढ़ना होगा आईआईटी जेईई, वैसे अब तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है तो सिलेबस ही नहीं खत्म होगा, तो मान के चलो कि बिहार बोर्ड की बात कर लेते हैं, कंपटीशन की बात ना करेंगे तो नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना होगा तो तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला या जो भी चीजें हैं जो निर्माण होंगे इन बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी या किसी से ना बिहार बोर्ड के सिलेबस में, वो समकोण त्रिभुज पर ही निर्मित होंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग त्रिकोणमिति में एक बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज लिखा है, ज्यामिति के कोण, त्रिकोणमिति के कोण। तो आपके दिमाग में एक स्वाभाविक सा तो क्वेश्चन उठना तय है कि भाई दोनों कोणों में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं, और ये जान लेंगे तो ज्यादातर आपका जो गलती होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो कम होगा, ठीक है। ज्यामिति के कोण का मैंने डिफिनेशन पहले ही लिख दिया ताकि टाइम बचे, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लीजिए क्या है, कह रहा है एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से जो आकृति बनती है, ठीक है, उसे ज्यामिति के कोण कहते हैं। अब एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली मतलब किरण की पहले परिभाषा क्या है, एक बिंदु से एक दिशा में अनंत की ओर बढ़ रही है, ठीक है। रेखा क्या होता है, दोनों दिशाओं में समान रूप से बढ़ रही है। रेखाखंड जो दोनों का एंड पॉइंट कहीं ना कहीं हो, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिए। किरण क्या होता है, किसी एक बिंदु से निकलकर एक तरफ अनंत की तरफ बढ़ रही है, पर जहां से निकली है वो उसका प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, या प्रारंभिक आदि बिंदु कहलाता है। तो क्या कह रहा है, एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाली, एक बिंदु से क्या कर रही है, दो किरणें निकल के दो दिशाओं में बढ़ रही हैं, ठीक है। तो उनके बीच का जो कोण बनता है वो क्या कहलाएगा, ज्यामिति का कोण कहलाएगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो ज्यामिति के कोण होते हैं हमेशा धनात्मक लिए जाते हैं, यानी ये जो एंगल होगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक, यानी पॉजिटिव होगा हमेशा, याद रखिएगा। और जब भी हम खाली कोण की बात करते हैं ज्यादातर इन क्लास 10th नीचे, यानी क्लास 10 से नीचे, तो जब भी बच्चा बात करता है कोण की तो वो क्या समझता है, ज्यामिति के कोण को कोण समझता है, ठीक है। ज्यादातर अगर कहीं भी कोण की परिभाषा भी पूछ रहा हो तो आप अगर यही कोण की परिभाषा दे दे तो वो ज्यादातर सही मान लिया जाएगा क्लास 10 से नीचे, क्योंकि ऊपर जाने के बाद कंसेप्ट बाय कंसेप्ट ही हमें आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो एक चीज क्या हुआ कि ज्यामिति का जो कोण होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। अब क्या इसमें है, कह रहा है कि जिस बिंदु से किरणें निकलती हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं, यानी बिंदु वो क्या कहलाएगा, इसका शीर्ष कहलाएगा। और ये जो किरणें हैं ये क्या कहलाएंगी उस कोण की, ठीक है, भुजा कहलाएंगे। अब एक और चीज है, इसमें भी प्रारंभिक भुजा, इसमें भी का मतलब इधर भी होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां भी होगा, मैं इसे इसलिए इसमें भी यूज कर दिया कि इसमें भी प्रारंभिक और अंतिम भुजा आप कहीं बोल सकते हैं, लेकिन भ्रामक भुजा या भ्रामक किरण नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां कोई घूम नहीं रहा, ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा कि भ्रामक किरण क्या होता है। हाँ, तो यहां पे क्या हुआ
कि इसमें अंतिम और प्रारंभिक भुजा बोल सकते हैं, पर किसी को आप स्वतंत्र हैं इसमें, क्योंकि इसमें किसी को भी ले सकते हैं, ए को भी अंतिम या प्रारंभिक भुजा ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए प्रारंभिक किरण, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम किरण, या इसे अगर अंतिम किरण मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक किरण। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस इतना समझना है कि ये जो कोण होता है ज्यामिति का वो क्या होता है धनात्मक होता है। अब इसमें आइए त्रिकोणमिति के कोण में क्या अंतर है। तो यहां क्या लिखा, त्रिकोणमिति में एक किरण को स्थिर मानकर, यानी एक किरण किधरों घूमेगी नहीं, एक तरफ बढ़ने दो वो अलग बात है, पर वो उसकी दिशा चेंज नहीं करेगा। इसकी दिशा कहीं भी चेंज कर सकता है, घुमा लो कोई टेंशन नहीं है, आपकी इच्छा है इधर घुमा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इसमें एक लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में एक किरण को स्थिर मानकर दूसरी किरण के आदि बिंदु को स्थिर किरण के आदि बिंदु के चक्कर लगाने से, देख लो हमने क्या किया, OA को स्थिर मान लिया, दूसरी किरण के आदि बिंदु को प्रथम किरण के आदि बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने से जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति का कोण कहलाता है। एक बार पुनः सुन लो, हमने क्या किया कि एक किरण OA को स्थिर मान लिया और इसका आदि बिंदु यही O पे है, ठीक है। एक दूसरी किरण OB है, इसका भी आदि बिंदु यही है, मान के चलो ये आदि बिंदु यहीं पे रहता A पर एग्जैक्टली। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओर घुमाने शुरू कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोण बनना शुरू होगा। और यहां देखो, जब भी त्रिकोणमिति में कोण को दिखाना हो तो ये तीर लगा के जरूर दिखाना, ये बताता है कि ये किरण किसकी ओर मूव कर रही है। ये कह रहा है कि ये जो किरण OB है ये OA से इधर की तरफ बढ़ रही है। अगर ये नीचे की ओर लगा दें ठीक उल्टा, तो ये प्रारंभिक किरण ये उल्टा हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी बात बाद में करेंगे। यानी ये हमेशा याद रखना कि त्रिकोणमिति में ये वाला जो चिन्ह है यूज ज्यादा किया जाता है, मतलब हमेशा किया जाता है कोण में, ठीक है। तो यहां पे जो कोण बना वो क्या हुआ, त्रिकोणमिति का कोण। हाँ, अंतर कैसे समझ आएगा, समझने का बात प्रयास करते हैं। अब कह रहा है कि एक किरण को फिक्स मान लो और दूसरी किरण को इस बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाओ। तो एक बात बताना, क्या ये किरण इसी की ओर चक्कर लगा सकता है? ऐसे चक्कर नहीं लगा सकता है, इस तरह भी लगा सकता है और इस तरह भी लगा सकता है। बात समझ आया? तो यहां पे ध्यान दो कि जब ऐसे चक्कर लगाएगा तो एक केस में धनात्मक कोण बनाता है और जब ऐसे चक्कर लगाएगा तो उस केस में ऋणात्मक कोण बनाता है, ठीक है। इसकी बात हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। तो त्रिकोणमिति में कोण क्या, यानी दोनों में अंतर समझ में आया। ये क्या हुआ, एक ही बिंदु से दोनों किरणें प्रारंभ होती हैं, पर एक कह रहा है कि ये किरण फिक्स है पहले से ही, और दूसरे किरण का आदि बिंदु प्रथम किरण के आदि बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने से जो कोण बनता है वो त्रिकोणमिति का कोण कहलाता है। इसमें जो फिक्स लाइन रहती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक किरण, या उसकी स्थिति क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्थिति। और दूसरी किरण जो चक्कर लगा रही है उसको क्या बोलते हैं, भ्रामक किरण। और ये जहां जाके रुकती है उसको क्या बोलते हैं, अंतिम स्थिति। और इसमें जो कोण होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। सॉरी, इधर ले लेते हैं क्योंकि शायद हो सकता है उधर ना दिखे। तो इसमें क्या है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है। तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसके तुरंत अभी कंसेप्ट दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं और बात करते हैं साइन ऑफ एंगल, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा, अगर नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा इसको पुनः समझाने का। देखो बच्चों, तुम लोग अगर नहीं समझा तो कमेंट किया करो वीडियो देखने के बाद, तुम लोग कुछ लिखता नहीं है, कमेंट करोगे तो अच्छा रहता है ताकि समझ में आया कि नहीं, हाँ समझ में आया है, कुछ रिस्पॉन्स दोगे तभी ना,
कोई भी बच्चा अगर देख रहा हो तो पहले देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, अगर अच्छा भी लग रहा है तब भी कमेंट करो कि नहीं सर अच्छा है, समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछना है तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दो। साइन ऑफ एंगल इन गोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कोण का चिन्ह, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, एक प्रारंभिक किरण OA है, मान लेते हैं OB अभी यहीं पे है, ठीक है। अब ये क्या करना शुरू करता है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगता है, यानी ये इधर से इधर जा रहा है। तो ये हुआ क्या, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको शायद हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूं, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेकर मेरे को। हाँ ठीक है, वामावर्त, ठीक है। तो ये मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा, तो ये जो थीटा होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। यानी सीधा सीधा बात समझ लीजिए, अगर कोई रिवॉल्विंग लाइन, भ्रामक किरण, इसको बोले थे ना भ्रामक किरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग लाइन। अगर कोई भी भ्रामक किरण घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में घूमती है और उससे जो कोण बनता है, याद रखिएगा कि धनात्मक कोण ही बनेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक दूसरी किरण घड़ी की सुई की दिशा में घूमना शुरू करती है, ठीक है, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है। तो यहां पे जो कोण मान लेते हैं थीटा बना रहा है, तो ये अगर ये पॉजिटिव बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से, तो क्लॉकवाइज में घूमने से क्या बनाएगा, निगेटिव। जो कोण बनेगा यहां क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि त्रिकोणमिति के कोण में और ज्यामिति के कोण में क्या अंतर है, क्योंकि ज्यामिति का कोण जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन त्रिकोणमिति का कोण पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। और आपको ये चीज समझ में आ रही है। तो यहां पे एक भ्रामक किरण OC है जो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उससे कोण जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, माइनस में बन रहा है। अब कहेंगे कि सर दोनों बराबर कैसे हो गया, चलो मान ले, हमने मान लिया है, ठीक है। कोई और आप ले लो, क्या करना है, फाई ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदी कंफ्यूजन करता है। एंटी क्लॉकवाइज बहुत इजी पड़ता है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। ये नाम थोड़ा हिंदी वाला कंफ्यूज कर देता है, वामावर्त और दक्षिणावर्त कभी कभी, ठीक है। तो आई होप कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा आप समझ चुके हैं। एक और अंतर है ज्योमेट्री के कोण में और त्रिकोणमिति के कोण में, ठीक है, उसको बताते हैं। आइए दूसरा देखते हैं क्या अंतर है त्रिकोणमिति के कोण में और ज्यामिति के कोण में। तो देखिए, अगर मान के चलिए एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु से दो किरणों को कहीं भी घुमाएं, कहीं भी ले जाएं, तो उनके बीच का या तो ये कोण बनेगा या तो ये कोण बनेगा। मान के चलिए दो ही कोण बनेगा। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। एक कोण ऐसा बनाओ तो ये कोण लेते हो, दूसरा मान के चलो इससे थोड़ा बढ़ा तो ये कोण बना, तीसरा ऐसे ले जाओ तो ये कोण बना, चौथा ऐसे ले जाओ ये कोण बना, पांचवा ऐसे ले जाओ ये कोण बना, थोड़ा ऐसे ले जाओ ये कोण बनना शुरू हुआ, इधर लाओ ये कोण बनना शुरू हुआ, इधर लाओ तो ये यहां से यहां कोण बनना शुरू हुआ। इसको सॉरी उल्टा नहीं लेना है, तुम लोग यहीं से ले लो, यहीं से, प्रारंभ गलती नहीं करना, यहां से ले लो
यहां से यहां तक बना। तो ये चीज समझ में आ रही है। तो एक यहां पे जरा ध्यान देना कभी भी कि कितना भी किधरों चले इन 2D प्लेन, ज्यामिति का जो कोण होगा ना 360 डिग्री से अधिक नहीं होगा। फिक्स है, कहीं भी देख लो। मैक्सिमम एक किरण इधर गई ओ ए और ओ भी यहीं चली गई, या तो इसके बीच का कोण 0 डिग्री होगा, इसके नहीं तो घुमा के इसे देखोगे तो 360 डिग्री होगा। इससे अधिक नहीं हो सकता है किसमें, ज्यामिति के कोण में। बट त्रिकोणमिति का कोण जरा देख लो, मजेदार चीज। त्रिकोणमिति में कोण में क्या बताया मैं, एक लाइन फिक्स ओ ए, ओ भी जरा ध्यान दो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमकर थीटा यहां बनाता है तो सपोज दैट मान लो यहां पे आ गया B1 B2, इस तरह लेंगे ताकि समझ में आए। तो ये आपका 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इधर आ गया तो पता नहीं है, कुछ मान लेते हैं 5, यहां से यहां तक। अब जरा समझने का प्रयास करो, ये B1 ये है B3, ये B1 घूमते 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 यहां पे आ गया A पर, ये B4 ले लेते हैं। तो ये कितना बनाएगा कोण, 360 डिग्री। तो क्या एक बात बताओ, ये जो रिवॉल्विंग लाइन है क्या यहीं पे आकर रुक जाएगी, नहीं। अगर नहीं रुकेगी तो ये कितना चक्कर भी लगा सकता है, ठीक है। तो अब यहां क्या किया, ये यहां से चलना शुरू किया और एक बार यहां पे आके रुक गया, B1 की जगह B5 पे आके, यानी 2 कोण बना रहा। तो ये भी हम कोण कितना बनाएगा, अगर यहां से यहां तक ये थीटा था तो ये कितना होगा, 360 प्लस थीटा। यानी अब एक बात समझ आ रही है कि जो त्रिकोणमिति का कोण होता है वो रिवॉल्विंग लाइन पे डिपेंड करता है कि वो कब चक्कर उस बिंदु का लगा रहा है। यानी यहां का जो कोण होगा 360 पे लिमिट नहीं है, ये अनलिमिट है, इन्फिनिटी केस में बनता चला जाएगा। अनंत बार घुमा दो रेखा को, अनंत बार कोण बना देगा। बात समझ में आ रहा। तो अब जरा एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पे जो कोण है फिक्स नहीं है, कितना भी कोण बन सकता है। चलो अब बनाते हैं कि भाई अगर मान के चलो कि हमको बहुत तकलीफ होगा तो नहीं, हम कुछ अजाब कंसेप्ट निकालेंगे ताकि इन सारे कोणों को हम आसानी से समझ सकें। चलो एक चीज और चीज समझा देते हैं इसमें। अगर यही चीज एंटी क्लॉकवाइज की बदले में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता तब कैसा बनाता, माइनस में हो जाता, उसका भी समझा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज वाला भी लेके वो समझा देते हैं। O, this is the A। यहां पे एक किरण मान के चलो कि दिस इज द माइनस थीटा, दिस इज द OB। अब एक किरण यहां पे आ गई माइनस थीटा, एक किरण क्या कर रही है, घूमते 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 पुनः यहीं पे आ जाए सपोज दैट, तो कितना बनाया, -360 और माइनस थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -360 माइनस थीटा। यस, अगर 2-3 बार और चक्कर लगा ले, यानी कहने का मतलब है कि हम एक काम करते हैं, यहां से चलना शुरू किया, एक बार चक्कर लगाया, पुनः दूसरा बार चक्कर लगा के पुनः यहीं आ गया। यहां से चलना शुरू हुआ, यहां से चला और यहां से पुनः चक्कर यहीं आ गया। तो अब कितना हो गया, -2 × 360 माइनस थीटा। आई होप ये भी इजी है, समझ में आ गया। यानी इसी तरह बार बार चक्कर लगा रहता रहेगा तो हम लोग लिखते रहेंगे। सॉरी, अब कोष्टक में अगर कर दोगे तो चलिए अब जान लेते हैं चतुर्थांश या पाद क्या होता है, क्योंकि अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो जरूरी है ये चीज जानना, ठीक। तो आप लोग क्लास 10 में ये सब जानते होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रखा आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन फिर मेरा काम है बताना, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होती है कि दो किरण नहीं, दो रेखाएं। हाँ, किरण क्या होता है ना कि एक तरफ बढ़ता है,
मैंने क्या बताया था, रेखाएं दोनों तरफ बढ़ती हैं। तो दो रेखाएं जब एक दूसरे से के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चल जाती हैं एक तल पे, तो उस तल को क्या करती हैं, चार हिस्सों में डिवाइड कर देती हैं। तो यही क्या कहलाता है, एक तल के चार हिस्से, जिसको दो रेखाएं चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वो क्या कहलाता है, चतुर्थांश या पाद या क्वाड्रेंट्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम मान लेते हैं कि इन दोनों ने जहां प्रतिच्छेद किया वो है, ठीक है, मूल बिंदु। तो ये इधर वाला जो हम लेते हैं x को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर माइनस। आपने वास्तविक संख्याएं जब पढ़ रहे थे क्लास 10th में आप लोग, तो वहां पे आप क्या कर रहे थे, बीच में उसका मूल बिंदु लेते थे और इधर वाली लाइन पर क्या लेते थे, पॉजिटिव, और इधर वाली लाइन पर क्या लेते थे, निगेटिव। तो वही जो वास्तविक रेखा आपने पढ़ रखा है, यही दो वास्तविक रेखाएं ही हैं, ठीक है, पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं और एक तल पर स्थित हैं। तो तल को क्या कर रही है, चार हिस्सों में डिवाइड कर दे रही हैं। तो यही क्या कहला रहा है, चतुर्थांश। ये ऊपर वाला y और दिस द y डैश। तो ऊपर वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव, इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव x का और इधर वाला निगेटिव y का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये वाला पहला पद दिया जाता है, हम भी लिख दे रहे हैं पहला पद या चतुर्थांश या क्वाड्रेंट, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो यहीं से शुरुआत कर लिया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इसको ले लिया जाता है। तो x o y प्रथम पाद, y o x डैश द्वितीय पाद, x डैश o y डैश तृतीय पाद और y डैश o x चतुर्थ पाद। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जब कोई कोण, जब कोई रिवॉल्विंग लाइन, ये एक और चीज कि इन ट्रिग्नोमेट्री में जो फिक्स लाइन या प्रारंभिक किरण होती है जिस दो OX ऊपर होती है, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में जो कोण बनाएगा उसमें से जो प्रारंभिक किरण, एंगल ट्रिग्नोमेट्री में बताया था प्रारंभिक किरण, तो वो किस पे फिक्स होगी, OA पे फिक्स होगी, कहीं भी होगी तो OA पर फिक्स होगी। तो कोई भी भ्रामक किरण कहां से शुरू करेगी घूमना, यहीं से शुरू करेगी, या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो सपोज दैट मान के चलिए कोई भ्रामक किरण इस दिशा में जा रही है, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जाके यहां x और y के बीच कहीं भी रुकती है, याद रखिएगा, x और y के बीच कहीं भी रुकती है बीच में, तो ये 0 से लेकर मान लेते हैं अल्फा, तो 0 से अल्फा बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा अगर बीच में कहीं भी रुकती है। अगर ये किरण घूमते घूमते इधर आ जाती है तो यहां पे जो अल्फा बनाएगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, और इसके बीच में रुकेगी तो 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। 90 डिग्री का हर एंगल बनाता है, तो 90 180, 90 270, और अगर ये घूम के यहां आ जाए कहीं, तो यहां पे जो कोण अल्फा बनाएगा वो क्या बनाएगा, 270 से बड़ा होगा अल्फा और 360 से छोटा होगा। ये क्लियर है। पर ठीक है, पर अगर कोई रिवॉल्विंग लाइन इसी OI पर या OX डैश पर या OY डैश पर या पुनः घूम के यहीं पे आ जाए OX पे, तो जो कोण बनाएगा या तो 90 बनाएगा, 180, 270, 360, तो उन कोणों को क्या कहते हैं, ये सब सिंपल कोण, कोई डाउट नहीं, लेकिन उस कोण जो यहां पे बनाए, इन रेखाओं पे संपाती होकर बनाए, तब उसे याद रखिएगा एक नाम देते हैं, पादीय कोण। कब, जब कोई भी कोण इन OX या OI या OX डैश या OY डैश के संपाती होकर अगर कोई भी कोण बन रहा है तो उस कोण को क्या कहेंगे, पादीय कोण। याद रखिएगा, पादीय कोण यानी क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है,
ये तो एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का एंगल, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन है कि इस अगर एग्जैक्टली यहीं पे आकर रुक जाती है तब जो कोण बनाएगा 90 डिग्री का तो फिक्स से बनाएगा, पर इस कोण को कहेंगे क्या, तो याद रखिएगा क्या कहेंगे, पादिया कोण। या यहां पे आकर रुक जाए तो पादिया कोण, या तो यहां पे आकर रुक जाए तो पादिया कोण। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। एक और कोण है जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, आई होप पादिया कोण आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी रिवॉल्विंग लाइन किसी अक्ष के संपाती होकर कोण बनाती है इन ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसे कौन सा कोण कहेंगे, पादिया कोण कहेंगे। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इस सब जरूरत नहीं है बुझना। ठीक है, एक और है समस्थित कोण। अब इसका क्या मतलब है, को टर्मिनल एंगल, बात करते हैं उसका। कौन सा, समस्थित कोण। तो इसमें याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये x x डैश y y डैश इज द o। अब एक किरण क्या हुआ, यहां से रिवॉल्विंग लाइन है वो ये ले लेते हैं, यहां से घूमना शुरू किया और एक दूसरा कोई कोण घूमते घूमते पुनः आके इसी कोण पे बना दिया। ठीक है, यानी जब कोई कोण जिस कोण पे बनाती है तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, समस्थित कोण। यानी क्या है, दोनों एक ही पर स्थित हैं। ठीक है, तो आई होप ये को थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 360 प्लस थीटा। तो इस फॉर्म का जो भी कोण होगा, जितना भी मान के चलो 2 चक्कर लगाने के बाद दिया जाए तो 2 गुणे 360 प्लस थीटा या 3 गुणे 360 प्लस थीटा, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, समस्थित कोण कहलाएंगे। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, अब जानते हैं क्या है कोणों के माप के लिए संकेत, यानी किसी कोणों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा कोणों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के, ठीक है, बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा बड़े अक्षरों से। कभी भी जब आप क्लास 10 में कोण दर्शाते थे तो कभी कभी क्या करते थे, कोण ए यूज आ जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी भी एक नहीं, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कोणों को इन ट्रिग्नोमेट्री कभी भी दर्शाने के लिए अंग्रेजी सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के 2600 अक्षर या थीटा ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड या थीटा या पाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक्साई, ठीक है, और भी है, आप यूज करिएगा जो आपको मिल जाए, कहीं कहीं कुछ और तरीके से मिल जाएगा। तो लगभग आप इतने तरीके से इन क्लास 11th में आप थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं हम कोणों के माप की पद्धतियां। तो कोणों के माप की 3 पद्धतियां होती हैं। ठीक है, एक है षटदशांशक पद्धति, दूसरा शतांशक पद्धति और तीसरा है वृत्तीय पद्धति। कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादातर क्लास 10 में आपने जाना है कि कोणों को किसमें मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। तो आपने क्या किया है कि कोणों के माप की केवल एक पद्धति पढ़ रखी है। ये अगर आप दूसरा जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, डिग्री वाली पद्धति। तो यहां कह रहा है कि नहीं, कोण को 3 पद्धतियों में मापा जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करते हैं, आप इसको लिख लेना। हम पहले की बात करते हैं। तो षटदशांशक पद्धति में क्या होता है, कहता है कि इसमें जो एक समकोण होता है इसको हम 90 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक समकोण है, ठीक है, समकोण मतलब समकोण का मतलब यहां से निकलेगा, उससे पहले हम समकोण का कुछ ये कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर लंबवत है,
ठीक है। तो कहा कि ये अगर इसको पूरे 90 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें 90 बार, ठीक है, इसी तरह यानी एक समकोण को कितने टुकड़ों में बांट दे 90 भागों में, तो इसका जो एक टुकड़ा, ठीक है, जितना कोण बनाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री। यानी षटदशांशक पद्धति में कोण को डिग्री में मापा जाता है, ठीक ना। और एक डिग्री को परिभाषित कर रहा है कि आखिर एक समकोण में कितनी डिग्री होती है, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, इस पद्धति में हम कोण को डिग्री में मापते हैं। और डिग्री कैसे पता चल रहा है, तो इसने क्या कहा कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटो, तो उसमें से एक जो होगा टुकड़ा, वो जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा 1 डिग्री। तो सीधा सीधा कहा जाए तो 90 डिग्री एक समकोण में। तो यहां कह रहा है सीधा सीधा कि एक समकोण में कितना डिग्री बता रहा है 90 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह डिग्री को ऐसे दर्शाते हैं, नहीं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो 90 डिग्री, ठीक है। अब इस 1 डिग्री को ले लीजिए जरा, 1 डिग्री को थोड़ा जूम करने पर बड़ा हो जाएगा। तो दिस द 1 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर 1 डिग्री को, ध्यान से, अगर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो कहलाएगा 1 मिनट का कोण, 1 मिनट का कोण। और मिनट को ऐसे 1 डैश से सूचित करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये बताइए कि अगर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटे हैं तो 1 डिग्री में कुल कितना मिनट का कोण बनाएगा 60 मिनट का। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। यानी 60 बराबर भागों में काटा गया है, तो हर किसी का अपना 1-1 मिनट का कोण बनाएगा, तो 60 बार बनाएगा, तो वो टोटल कितना मिलकर बनाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, नॉट डिग्री, मिनट, ठीक है। अब यहां पे 1 मिनट का भी कोण अगर ले लीजिए, उसको भी जूम करिए तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा ऐसे। अब इसको भी अगर 60 बराबर भागों में बांट देते हैं आप, तो ये बनाएगा, ये जो इसका एक हिस्सा लेंगे वो बनाएगा 1 सेकेंड का कोण। सेकेंड के लिए डबल डैश देते हैं और मिनट के लिए एक सिंगल डैश देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, 1 मिनट को कितने भागों में बांट दिया 60 भागों में। तो इसका मतलब एक जो मिनट का कोण होगा, अगर इसको 60 भागों में बांट रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है 60 सेकेंड कोण उसमें बना रहे हैं, ठीक है, 60 सेकेंड। देखिए अब कहने का मतलब कि इसका 60वां जो हिस्सा होगा 1 सेकेंड का कोण बनाएगा। अब यहां पे कंफ्यूज मत करिएगा कि यहां जो सेकेंड दिया है ये समय का मात्रक है कि कोण का मात्रक है। यहां पर सेकेंड और मिनट की जो बात कर रहा है ये बहुत ही छोटे कोणों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में एक जगह यूज होगा इसका, ठीक है। तो आप आई होप की समझ में आ गया होगा कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। 1 समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट का कोण, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया षटदशांशक पद्धति में। ठीक उसी तरह से दूसरा वाला क्या था हमारा शतांशक पद्धति, और शतांशक पद्धति में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखिए इसको रहने देते हैं, नाम चेंज करते हैं जरा। ठीक है, शतांशक पद्धति। तो ध्यान से सुनिएगा,
अब इसमें एक जो समकोण की बात कर रहा है, यानी ग्रेड को परिभाषित, इसमें कोण को किसमें मापा जाता है? ग्रेड में, ठीक है, ग्रेड में। तो ग्रेड को कैसे परिभाषित कर रहा, कह रहा है, ठीक है, कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। ध्यान से, 100 बराबर भागों में बांटते हैं एक समकोण को। सौ बराबर भागों में बांटते हैं तो उसका जो 100वां हिस्सा होगा थोड़ा सा, वो बनाएगा आपका 1 ग्रेड। ग्रेड के लिए छोटा सा जी ऊपर लिखते हैं। जैसे वहां पे डिग्री में क्या करते थे, 1 लिख के ऐसा बिंदु देते थे ना, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, 1 लिख के जी छोटा सा, यानी ग्रेड का संकेत है। 1 ग्रेड का कोण बनाएगा। तो इस यहां पे क्या एग्जैक्टली पता चला कि एक सम कोण बराबर हो गया 100 ग्रेड। अब यहां पर एक ग्रेड को लेते हैं ऐसे ही जैसे वहां पे लिया था मिनट वाले में, डिग्री वाले में। तो एक ग्रेड को भी अगर 100 बराबर भागों में बांटते हैं, वहां पे 60 बांट रहे थे, अब यहां पे क्या कर रहे हैं 100 बराबर भागों में, तो कह रहा है कि उसका जो 100वां हिस्सा होगा एक ग्रेड का, वो कहलाएगा 1 मिनट का कोण। यानी तो जाहिर सी बात है, एक ग्रेड में कुल कितना मिनट का कोण बना देगा, 100 मिनट का। उसी तरह से 1 मिनट के कोण को लेकर के 100 बराबर भागों में बांट दीजिए तो बनेगा क्या, सेकंड का। ये ग्रेड पद्धति बोल रही है, यानी अलग अलग। देखो ये क्या है, कहोगे सर वहां वैसे पढ़ा दिया, यहां ऐसे पढ़ा रहा, तो ये अलग अलग देशों में खोज हुई, इसलिए इसका अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। तो जब ग्रेड की बात की जाएगी तो आपको कुछ और समझना है, डिग्री की बात की जाएगी तो कुछ और समझना है, ठीक है। ये याद रखना, कुछ ज्यादा भारी नहीं है, उसमें 60 और इसमें 100। तो यहां पे 1 मिनट को 100 सेकेंड, ग्रेड वाली पद्धति में 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, वहां पे क्या था 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये आप याद रखिएगा, यहां ग्रेड दिखा, यहां ग्रेड दिखा, तो हमको पता चल रहा है, लेकिन ये वाला कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन वहां पर भी एग्जैक्टली वही थी, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपका डिग्री पद्धति में होता था और यह ग्रेड पद्धति में हो रहा है, ठीक है। इससे ये ग्रेड है, ये ग्रेड है, इससे तो समझ में आ रहा है कि ग्रेड पद्धति है। इसमें कंफ्यूजन है, आपको याद होना चाहिए। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरी पद्धति की बात करते हैं। आइए तीसरी पद्धति के बारे में जानते हैं, वृत्तीय पद्धति, या इसको एक और नाम से जानते हैं रेडियन पद्धति, ठीक है। तो इस पद्धति में जो कोण का मात्रक होता है वो होता है रेडियन, ठीक है। तो आखिर रेडियन को कैसे हम परिभाषित करें, तो इसकी परिभाषित तो कुछ दूसरे तरीके से दी हुई है। देखिए याद रखिएगा, इस पद्धति में कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन, ठीक है। और याद रखिएगा फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो कोण का जो भी मात्रक होता है रेडियन होता है, एसआई मात्रक, पूरक मात्रक इसको कहते हैं, कोण और अनुकूल को पूरक मात्रक में डाल देता है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि कहीं भी फिजिक्स में, ज्यादातर मैथ में भी, लेकिन मैथ में डिग्री को ज्यादा यूज करता है, रेडियन को ज्यादा यूज करता है, ग्रेड को कम यूज करता है। लेकिन अगर कोण का कभी भी अगर कोण पे सवाल जो बनाने हों, चाहे मैथ में कोण या अन्य फिजिकल किसी टर्म के साथ रिलेशन के फॉर्म में दिया हो कोण को, ठीक है, ध्यान से समझना, कोण को किसी अन्य फिजिकल या अन्य मैथमेटिकल टर्म के साथ जोड़ा हो तो कोण को हमेशा तुम लोग रेडियन में ही लेके बनाओगे, तब भी सवाल का आंसर सही आएगा। अगर डिग्री या ग्रेड में लेके बनाते हो तो ज्यादातर सवाल गलत ही आएंगे। यानी रेडियन क्या है, आपका एसआई मात्रक है, डिग्री और ग्रेड को एसआई मात्रक में नहीं रखा गया है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, कोण का जब भी मात्रक लेना हो तो डिग्री ग्रेड मत लेना। सवालों को हल करते समय ट्रिग्नोमेट्री की बात हम नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो रिलेशन होते हैं वो अपना चलेगा, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में चलने दो। लेकिन अन्य जहां पे अन्य फिजिकल क्वांटिटी के साथ इसका रिलेशन दर्शा रहा हो कहीं भी, तो कोण को हमेशा किसमें लेना, रेडियन में, तभी वो सवाल हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आओ रेडियन को परिभाषित करते हैं।
तो अब यहाँ ये नहीं है कि समकोण को कुछ हिस्सों में बांट देंगे तो वो रेडियन कहलाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक सर्किल ले लो, ध्यान से समझना, मैं कोई परिभाषा नहीं, डायरेक्टली समझा रहा हूं। एक सर्किल है, सर्किल का केंद्र होगा और उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। लेट समथिंग आर, ध्यान से सुनना, एक सर्किल लेते हैं, तो सर्किल लेते हैं तो उसका सेंटर होगा सी और उसकी कोई रेडियस होगी, और रेडियस से ही हम सब कुछ निकाल लेते हैं तुम्हें क्षेत्रमिति में, ठीक है। तो रेडियस, अब रेडियस हम क्या करते हैं, कुछ लंबाई होगा रेडियस का, थोड़ा सा बड़ा है, मान लेते हैं कि 4 उंगली, ठीक है। तो हम रेडियस को जरा समझने का प्रयास करना, उठा के ये एक मेरे पास है कुछ एग्जैक्टली समथिंग इक्वल, लगभग, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। तो हम क्या करें, मान लो त्रिज्या है इस वृत्त का, अब क्या करते हैं, इस लंबाई को यहां पे मेजर करना शुरू करते हैं इस पथ पे। अब ये मुड़ेगा नहीं तो हम मोड़ के रख लेते, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे घुमाते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है, यहां तक गया, ठीक है। थोड़ा सा छोटा ले लिया, हमने क्या किया, ध्यान से, हमने क्या किया, हमने इस वृत्त की त्रिज्या को लिया और इसी त्रिज्या के बराबर इसकी परिधि पर एक चाप काट लिया और इसको यहां से मिला दिया ऐसे, ठीक है। तो जो कोण बनेगा, याद रखना, जो कोण बनेगा वो तुम्हारा होगा एक रेडियन का कोण। और रेडियन को देखो, या तो हिंदी में लिख लो रेडियन, या तो एक लिख के ऐसे सी, सर्कुलर सिस्टम 1/c। ज्यादातर बुकों में रेडियन का मात्रक लिखता ही नहीं है, तो ये दिमाग में बिठा लो कि डिग्री होगा तो मात्रक पॉइंट करके दिया होगा, एकदम फिक्स है। ग्रेड होगा तब भी दिया होगा। अगर लिखना भूल गया, ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा या ऐसे सिंपल दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है तो पता है कि रेडियन है, अगर नहीं दिख रहा है तो याद रखना, नहीं दिख रहा है तब भी समझो क्या है, वो रेडियन है। सवाल बनाने में बहुत सहायता प्रदान करेगा कंपटीशन का, अन्यथा लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, कहीं डिग्री नहीं दिया रहता है, ग्रेड नहीं दिया रहता है तो उसको डिग्री मान के बना देते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कुछ नहीं दिया है तो समझो कि वो क्या है, रेडियन है, और रेडियन मान के बनाओ, ठीक है। तो यहां पे एक रेडियन को परिभाषित कर दिया गया, ठीक है, एक रेडियन को क्या किया गया, परिभाषित कर दिया गया। और क्या कहा गया, ध्यान से सुन लो, एक बार पुनः समझा देते हैं। एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर है और उसकी त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या को लेकर उसकी परिधि पर एक चाप काटते हैं, उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है। परिभाषा जो अभी बोले हैं इसको तुम लिख सकते हो, या तो समझ गए तो कोई जरूरत नहीं है। एक सर्किल है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, एक सर्किल है, उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर उठा के इसकी परिधि पर, एक पूरा परिधि है ना, इसके परिधि पर चाप काटते हैं और इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनता है वही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन का कोण कहलाएगा, ठीक है। आइए जानते हैं पाई का अर्थ। पाई का मतलब क्या होता है पाई। तो एक आप सर्किल ले लें, ठीक है, सर्किल जाहिर सी बात है रेडियस होगा, सेंटर होगा, लेकिन इसकी परिधि टोटल कितना होगी, तो फार्मूला याद है ना, 2πr, ठीक है। और आप इसके व्यास को भी जानते होंगे, त्रिज्या r, ये भी आप टोटल जोड़ेंगे तो 2r। तो पाई को जो परिभाषित करता है यहाँ पे कैसे कहता है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग दे दो तो एक अचर संख्या प्राप्त होता है जिसे पाई से निरूपित किया जाता है, ठीक है। यानी 2πr बटे में 2r काट के क्या, सॉरी पाई नहीं कटेगा r, ठीक है। तो यहां पाई मिलेगा, एक अचर संख्या, ये ग्रीक अक्षर है पाई, ठीक है। और यह
परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपने क्लास 10th में सिद्ध किया होगा इसको, ठीक है। और इसका वैल्यू कुछ आप जानते होंगे, पाई की जो वैल्यू होती है आपका, देखो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली नहीं गई, 3 पॉइंट समथिंग 14 डॉट डॉट डॉट, अभी तक इसका पूर्णतः जो मान है अभी तक कोई निकाल नहीं पाया है, तो इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं। हाँ, रेगुलर जो ज्यादा यूज होता है 22/7, या एक और मान होता है 300 कुछ करके, मैं आपको देख लेता हूं, 355/113, 355/113, ये ज्यादा शुद्ध है इसकी अपेक्षा, लेकिन इसका कम यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज कर सकते हो, इसका ज्यादा यूज होता है, इसका भी यूज होता है, कहीं कहीं सवाल में दिया रहता है पर बिहार बोर्ड में ज्यादा नहीं दिया है, एक जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसका और इसका ज्यादा यूज करता है, लेकिन शुद्धतम मान इसके और इसमें तुलना करें तो ये ज्यादा प्योर शुद्ध मान है, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि ये इसका यूज करने पर बहुत सवाल को डिफिकल्ट बना देता है, तो हम लोग ज्यादातर इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके अपेक्षा ये ज्यादा शुद्ध मान है, लेकिन फिर भी ज्यादा यूज नहीं करता, ठीक है। तो आई होप कि ये पाई का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जानते हैं पाई एक अचर कोण है, यहां पे पाई रेडियन बराबर कुल कितना कोण होगा हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पाई एक अचर कोण है, सिद्ध करते हैं इसको, आइए देखिए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, आखिर ये कैसे सिद्ध हुआ? हमने तो 1 रेडियन को परिभाषित किया, लेकिन ये इसके बराबर कैसे होता है ये जानने का हम प्रयास करेंगे। रेडियन एक अचर कोण या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, दोनों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। सर्किल थोड़ा इधर उधर बना है पर कोई बात नहीं, इसकी त्रिज्या हम r ले लेते हैं, यहां पे ये r के बराबर चाप ले लेते हैं, ठीक। ये b है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, रेडियन में 1 रेडियन का कोण बनाएगा, ये तो आ चुका। एक और इसी के पैरेलल लाइन इधर वो सी ले लीजिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सरल रेखा और बड़ा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। रेडियन की अभी बात हमको पता नहीं कि भाई ये कितना रेडियन बनाएगा, क्योंकि रेडियन को ऐसे परिभाषित नहीं किया डिवाइड बाय में, ये तो आर से परिभाषित किया है, ठीक है। तो हम बाद में की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हाँ, इस परिधि की बात करें तो कितना होगा, अर्ध परिधि है तो टोटल परिधि कितना होता है 2 पाई आर बटा में 2 कर दे तो अर्ध परिधि निकल जाएगा पाई आर, यानी ये यहां से ए बी सी पूरा कितना हो गया, इसकी चाप की लंबाई पाई आर हो गया, ठीक है। तो लेट ए बी सी ऐसे घुमा के क्या है, इज अ सर्कल whose O is center and R is radius, ठीक है। ABC क्या है, वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और R इसकी त्रिज्या है। तो AB जो है, AB जो चाप है वो किसके बराबर है, देखो चाप को कभी भी लिखते हैं AB चाप ऐसे दिखाते हैं,
तो ये त्रिज्या के बराबर। मैंने क्या बताया था, अगर किसी वृत्त के अगर किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर का कोई चाप किसी वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंकित करता है वो कितने का करता है, 1 रेडियन का। तो हम लिख सकते हैं ना कोण AOB = 1 रेडियन, कोई डाउट नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। हाँ, AC कोण AOC कितना का निर्माण कर रहा है, ये आप जानते हैं 10 के प्रमेय से कि अगर एक सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री। AOC बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। हाँ, तो एक अब यहां पे ये जानने का प्रयास करते हैं, एक ज्यामिति का प्रमेय है, ठीक है, ज्यामिति का प्रमेय है। यहाँ पे प्रमेय तो नहीं कराना चाहिए लेकिन बताना पड़ेगा क्योंकि अगर ये सिद्ध कराना है। ज्यामिति में कहता है कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोणों के मापों का अनुपात, मैं लिख दे रहा हूं कहीं पे, ये प्रमेय है ज्यामिति का। वृत्त के केंद्र पर कोणों के मापों का अनुपात उनके संगत चापों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय का यूज करके हम करेंगे इस फार्मूले को, या ये जो चीज है इसको हम साबित करेंगे। तो कोणों के माप का अनुपात, ध्यान से, तो कोण कोण AOB ले लेते हैं, अब बटे में कोण AOC ले लेते हैं, ठीक। कोण AOB, हमने इस कोण का माप ले लिया और फिर AOC के कोण का माप ले लिया। तो क्या बोला है, इनके संगत चापों के अनुपात के बराबर। तो इसका चाप क्या है, दिस इज द चाप AB और इसका चाप क्या है, AC, ठीक है। तो चलो मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको रेडियन में लिया है 1 रेडियन और नीचे 180 डिग्री में लिया है, और ये किसके बराबर, दिस इज द R, और ये टोटल कितना होगा आप इसको लिख सकते हैं, अर्धपरिधि है ना, तो 2 पाई R बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई R, ठीक है। तो जरा एक और लाइन कर लीजिए, 1 रेडियन इक्वल टू बटे में 180 डिग्री इक्वल टू R बटे पाई R से R क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, 1 रेडियन बटे 180 डिग्री इक्वल टू 1 बटे पाई। तो यहां अगर 1 रेडियन की बात करें तो 180 डिग्री बटे में पाई। तो यहां एक चीज क्या साबित हुआ कि जो रेडियन, एक रेडियन की जो वैल्यू है वो अचर है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो अचर हो गया। यानी पहली चीज क्या हो गई, सिद्ध हो गई, यानी जो रेडियन का कोण है वो क्या होता है, अचर कोण होता है। दूसरा, जरा तिर्यक गुणा कर दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला सिद्ध हो गया। यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। आपको आई होप कि इस प्रोसेस से आपको समझ में आया होगा, या ज्यादातर ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, कैसे होता है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, इस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, ठीक है।